हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मेरा नाम है गौरव मिश्रा और बच्चों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th के चैप्टर नंबर 9 के बारे में। चैप्टर का नाम है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। एज मोस्ट ऑफ यू वुड नो, ये जो इवोल्यूशन वाला पार्ट है बेटा, वो सीबीएसई ने क्या करा है, इस बार सिलेबस से निकाल दिया है। तो जो हम लोग पढ़ने वाले होंगे आज के इस क्लास में, उसमें डिस्कशन किया जाएगा हेरिडिटी के बारे में। तो हेरिडिटी जो है उसका मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये समझते हैं कि व्हाट इज हेरिडिटी। ओके। अब हेरिडिटी का मतलब अगर आपको नहीं समझ में आता तो आपको सबसे पहले ये जानना पड़ेगा कि हेरिडिटी क्या है क्या। ठीक है, आप बुक्स पढ़ रहे हो, आप आपके एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, उसमें आपको कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स दिए हुए जिसमें से एक है हेरिडिटी। तो हेरिडिटी का मतलब क्या होता है? इट इज द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स। ठीक है, द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स कहां से कहां तक? ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स। ठीक है, पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स तक जो कैरेक्टर आते हैं, उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? उस प्रोसेस को कहते हैं इनहेरिटेंस। और ये जो फिनोमिना है जहां पर ये ट्रांसमिशन हो रहा है, उसे क्या कहा जा रहा है? हेरिडिटी। हेरिडिटी को हिंदी में अगर तुम्हें समझना हो, तुम कह सकते हो क्या? विरासत। जैसे मेरे पापा के पास में बहुत सारे पैसे हैं, अगर वो पैसे किसको मिलने वाले? वो मुझे मिलने वाले और मेरे भाई को मिलने वाले हैं। तो वैसे ही हमारे पेरेंट्स से जो कुछ हमें मिलता है बायोलॉजिकली, उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं हेरिडिटी। अब यहां पर आपके पास एक टर्म इंट्रोड्यूस हो जाता है, कैरेक्टर। तो कैरेक्टर का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कैरेक्टर? कैरेक्टर का मतलब क्या होता है? एनी ऑब्जर्वेबल फीचर। ठीक है, एनी ऑब्जर्वेबल फीचर। इसका मतलब क्या? जैसे मैं अपनी बॉडी को देखता हूं, तो व्हाट ऑल आर द डिफरेंट थिंग्स दैट आई कैन फाइंड माई सेल्फ हैविंग सम कलर। मेरे बॉडी का कोई कलर हो सकता है। आई कैन हैव माई हाइट। अब देखो, ये कैरेक्टर है बेटा, कलर है, हाइट है, ये सब क्या है? ये सब कैरेक्टर है। उसी तरीके से मान लो आपके जो हेयर है, ठीक है, हेयर का पैटर्न। ठीक है ना, कुछ लोगों के बाल सीधे होते हैं, स्ट्रेट होते हैं, कुछ लोग के बाल कर्ली होते हैं। ये सब क्या है? कैरेक्टर है। अब क्या सभी का कलर एक जैसा होता है? क्या सभी की हाइट एक जैसी होती है? और या फिर क्या सबके हेयर पैटर्न एक जैसे होते हैं? तो आंसर विल बी नो। तो इन दैट केस लेट्स से दैट आई एम टॉकिंग अबाउट कलर। तो कलर कैन बी, somebody could be very fair, ठीक है, somebody could be dark। ठीक है, तो ये जो फेयर और डार्क है, ये इस कलर के अलग अलग वेरिएंट्स हैं। उसी तरीके से मान लीजिए आप बात कर रहे हो हाइट की, तो हाइट क्या है? कोई व्यक्ति टॉल हो सकता है, कोई शॉर्ट हो सकता है। ठीक है, किसी किसी की हाइट क्या है? मीडियम भी हो सकती है, जैसे हमारी है। ठीक है ना, तो ये सब क्या हो गए? ये इस हाइट के अलग अलग वेरिएंट हो गए हैं। वैसे ही हेयर पैटर्न पे आओगे तो आपको दिख जाएगा कि कुछ लोग जो होते हैं उनके बाल कैसे हैं बेटा? स्ट्रेट हैं। और कुछ लोग हैं उनके बाल कैसे हैं? उनके बाल आपको देखने मिल जाएंगे कर्ली। तो ये जो अलग अलग वेरिएंट्स हम देख रहे हैं ना कैरेक्टर के, उन वेरिएंट्स को आपने क्या बोलना है? ट्रेट। इसको आपने क्या बोलना है? इसको आपने बोलना है ट्रेट। तो ट्रेट का मतलब क्या होता है बेटा? ट्रेट का मतलब होता है पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। ठीक है, कैरेक्टर क्या था? हाइट। उस हाइट के अलग अलग फॉर्म जो हो गए, वो क्या हो गए? हमारा ट्रेट हो गए। उसी तरीके से आपके पास में आई आपके कलर। उसके अलग अलग जो आई मीन हाइट है, कलर है, हेयर पैटर्न है, इसके जो डिफरेंट फीचर्स होंगे, जो डिफरेंट अपीयरेंसेस होंगे, वेरिएंट्स होंगे, उनको आप लोग क्या बोलोगे बेटा? उनको आप लोग बोलोगे ट्रेट। ठीक है, अब एक तो टर्म आपको समझ में आ गया हेरिडिटी। हेरिडिटी के साथ में आपने दो टर्म्स और सीख लिए, पहला था कैरेक्टर, दूसरा था ट्रेट। अब एक और टर्म इंट्रोड्यूस करता हूं जिसको कहते हैं हम लोग क्या? वेरिएशन। क्या बोलते हैं? वेरिएशन। अच्छा, वेरिएशन का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वेरिएशन? अक्सर ये टर्म यूज किया जाता है, वेरिएशन। ठीक है, वेरिएशन का मतलब क्या होता है? इट कम्स फ्रॉम अ टर्म वेराइटी। वेराइटी का मतलब क्या होता है? भिन्नता, चीजों का अलग अलग होना। तो अगर वेरिएशन को डिफाइन करना हो तो वी कैन बी डिफाइनिंग वेरिएशन एज द डिफरेंसेस, राइट, द डिफरेंसेस इन द इंडिविजुअल्स ऑफ सेम स्पीशीज। ठीक है, इंडिविजुअल्स ऑफ सेम स्पीशीज। अब यहां पर इस लाइन में ये जो पर्टिकुलर दो वर्ड्स है, इन पे आप स्पेशल एम्फोसिस रखिएगा। कौन से? सेम स्पीशीज। जब भी कंपैरिजन किया जाएगा ना, तो सेम स्पीशीज के बीच में कंपैरिजन होगा, राइट। तो इफ यू आर कंपेयरिंग, यू विल बी कंपेयरिंग अ ह्यूमन विद अदर ह्यूमन। मतलब आप अपने आप को किसी दूसरे इंसान के साथ ही कंपेयर करेगा, कभी किसी जानवर के साथ कंपेयर नहीं करेंगे, बिकॉज इन दैट केस आवर स्पीशीज वुड चेंज, राइट। तो
वेरिएशन क्या हो गया, डिफरेंसेस आ गए। तो जैसे हमने बात करी कि यार हमारा रंग जो है, लेट अस टॉक अबाउट माई सेल्फ, ओके। मेरा कलर जो है वो कंपेरेटिवली थोड़ा सा डार्क है। अब मैं अपने आप को कंपेयर करता हूं किसी गोरे व्यक्ति से, तो क्या हो गया, डिफरेंस आ गया। मेरा रंग सांवला है, काला है, किसी और का रंग जो है वो गोरा है, तो क्या हो गया, हमारे बीच में डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्या हो गया बेटा, वो डिफरेंस हो गया वेरिएशन। उसी तरीके से समझ लीजिए, आप हाइट की बात कर रहे हो, आपके पास जैसे ग्रेट खली है, राइट, उसकी हाइट जो है वो 6.5 फीट है। उसके सामने आप रे मिस्टीरियो को खड़ा कर दीजिए, उसकी हाइट तो बहुत कम है। दोनों सेम ही स्पीशीज के, राइट, बोथ ऑफ देम आर ह्यूमन, बट स्टिल वी फाइंड देयर इज डिफरेंस इन देयर हाइट, एंड दिस डिफरेंस इज referred to as वेरिएशन, राइट। अब क्वेश्चन आया कि वेरिएशन किसकी वजह से होता है, व्हाई डू वी ऑब्जर्व वेरिएशन इन इंडिविजुअल्स। अच्छा, रे मिस्टीरियो और खली तो अलग अलग थे, ठीक है ना। आप आपके और अपने आप को और अपने सिबलिंग्स को भी जब कंपेयर करेंगे ना, तब भी आपको देखने मिलेगा क्या, वेरिएशन होता होगा। तो वेरिएशन जो है बेटा, वो केवल और केवल ऐसे जगह पे देखने मिलता है जहां पर क्या हो रहा हो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा हो, ओके। वेरिएशन विल ऑलवेज टेक प्लेस इन द इंडिविजुअल्स वेयर वी ऑब्जर्व सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जहां पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होंगे, मतलब इन्वॉल्वमेंट ऑफ टू पेरेंट्स, ठीक है, जहां पर जस्ट अ मिनट, या जहां पर इन्वॉल्वमेंट होगा टू पेरेंट्स का, इन्वॉल्वमेंट ऑफ टू पेरेंट, मतलब एक मदर और एक फादर होंगे अपोजिट सेक्स के, राइट, वहां पर आपको वेरिएशन देखने मिल जाएगा। तो जब आप ये चैप्टर पढ़ते हो हेरिडिटी और ये जब वेरिएशन वगैरह जब आप डिस्कशन करते हैं, तो आप बायोलॉजी के एक ब्रांच पढ़ रहे हो जिसे कहा जाता है क्या, जेनेटिक्स। क्या कहा जाएगा, जेनेटिक्स। तो आप एक सब्जेक्ट अभी पढ़ रहे हो बायोलॉजी का, जिसे आप कहोगे जेनेटिक्स, और अगर आप लोग 12th में हो तो आपको पता ही है ये क्या हो रहा है, और अगर आप 10th में हो तो आपको एग्जैक्टली यही पूरा का पूरा 2 चैप्टर में बट करके आएगा 12th स्टैंडर्ड में, ठीक है। तो जेनेटिक्स जो है बेटा, ये जेनेटिक्स क्या होता है, जेनेटिक्स में हम लोग क्या करते हैं, इट इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच स्टडी अबाउट हेरिडिटी, मतलब ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर, और साथ साथ में हम लोग यहाँ पे क्या पढ़ते हैं, इनहेरिटेंस पढ़ते हैं। इनहेरिटेंस का मतलब क्या हो गया, वो प्रोसेस जिसके द्वारा हेरिडिटी एक जगह से दूसरी जगह, मतलब पेरेंट्स ऑफस्प्रिंग तक पहुंचती है, और वो जो कैरेक्टर्स हमें मिल रहे हैं वो क्या हो गई, हेरिडिटी हो गई, और ये प्रोसेस जिसके द्वारा कैरेक्टर्स पास ऑन किए जाते हैं वो होता है इनहेरिटेंस। तो ऐसा सब्जेक्ट बायोलॉजी का जो हेरिडिटी और इनहेरिटेंस के बारे में बात करता हो, उसे कहा जाता है जेनेटिक्स, राइट। अब जेनेटिक्स जो है, इसके अंदर आप समझिए एक शब्द आएगा आपको, जिसे जिसको जिसको कहा जाएगा जीन्स। अच्छा, ये वो वाले जीन्स नहीं है जो आप पहनते हो, ठीक है, कभी कभी मैं बहुत गंदे वाले पीछे मारता हूं, तो प्लीज बेयर विथ मी। अब ये जीन्स क्या होते हैं यार। अच्छा देखो, हमने बताया कि हमारा रंग सांवला है, आप कंपेयर करोगे हमें किसी और के रंग के साथ, तो उसका रंग थोड़ा गोरा होगा। तो ये जो रंग में भिन्नता आई है, जो डिफरेंसेस आए हैं, वो किसके वजह से आए हैं, वो आए हैं इस जीन्स के वजह से। और मुझे ये जीन्स किससे मिले, मुझे ये जीन्स मिले होंगे मेरे फादर और मेरी मदर से। तो आपको भी ये जीन्स कहां से मिल रहे हैं, आपके फादर और आपके मदर में से, राइट। चलिए, जीन्स होते कहां है, थोड़ा सा उसका डिस्कशन मचा लेते हैं फटाफट। ये आपकी सेल हुई, इस सेल के अंदर होता है आपका न्यूक्लियस, ओके, और इस न्यूक्लियस के अंदर हाईली अरेंज, आई मीन इन अ वेरी ऑर्गेनाइज्ड, फॉर टाइम बिंग डिसऑर्गेनाइज्ड मैनर में अरेंज होती है एक चीज, जिसे कहा जाता है क्या, जिसे कहा जाता है क्रोमेटिन। क्या कहते हैं, क्रोमेटिन। अब ये क्रोमेटिन क्या होता है भैया, ये क्रोमेटिन है ना, हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर है, जिसके अंदर आपको कुछ ऐसी चीज देखने मिल जाती है। अब ये क्या है आपका, क्या होगा बताओ, ये क्या होगा, ये होगा अपना डीएनए। क्या होगा ये अपना डीएनए। अब डीएनए का फुल फॉर्म पूछा गया है बेटा, ठीक है, डीएनए का फुल फॉर्म पूछा गया है, डीएनए है प्लस प्रोटीन है। क्रोमेटिन का कंपोनेंट क्या है, डीएनए प्लस प्रोटीन। तो यू कैन आस्क योरसेल्फ अ क्वेश्चन कि डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, तो उसका जवाब क्या होगा सर, उसका जवाब होगा डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक, जस्ट अ मिनट, डीऑक्सी राइबो, अच्छा साथ में लिख देता हूं मैं, ठीक है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीएनए एग्जाम में पूछा हुआ है, ठीक है। अब इस डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड में प्रोटीन के साथ में मिलकर के जो स्ट्रक्चर बनता है उसको क्या कहा जाता है, क्रोमेटिन। और इसी क्रोमेटिन का एक छोटा सा हिस्सा जो यूजफुल है फॉर अ पर्टिकुलर कैरेक्टर, उसे क्या कह रहे हैं हम लोग, उसे कह रहे हैं हम लोग जीन। फॉर अ पर्टिकुलर कैरेक्टर, उसे क्या कह रहे हैं हम लोग, उसे हम लोग कह रहे हैं जीन, ठीक है। कोई भी ऐसी चीज जो जिम्मेदार होगी किसी कैरेक्टर के लिए हमारे डीएनए में, उसे कहा जाता है क्या, उसे कहा जाता है जीन। और यही जीन जो है
ये हमारी बॉडी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, हम कैसे दिख रहे हैं, हमारी बॉडी में कौन सा एंजाइम बन रहा है, हमारे बाल कैसे हैं, हमारी हाइट कैसे जाएगी, मेरी आंखों का कलर क्या होगा, मेरी बियर्ड का पैटर्न क्या होगा, ठीक है, मेरे बॉडी में कौन से एंजाइम्स बन पाएंगे, कौन से नहीं बन पाएंगे, वो सब का लेखा जोखा जो है वो कौन संभालने वाला है, वो संभालने वाले हैं ये जीन। अब ये जीन्स वगैरह के बारे में बहुत सारी बात की गई थी, ठीक है, बहुत सारी बात की गई थी, बट एक अंकल आए जिन्होंने इस चीज को बहुत ज्यादा डिटेल तरीके से स्टडी किया। पहले जो बायोलॉजी थी वो केवल ऑर्गेनिज्म वगैरह पे रिस्ट्रिक्टेड थी, फिर एक अंकल आए जो कहे यार बायोलॉजी में भी गणित आता है, बायोलॉजी में भी मैथ्स आता है। इस भाई साहब का नाम था ग्रेगर मेंडल, ठीक है, इनका नाम था क्या, ग्रेगर मेंडल। और इन्होंने क्या करा, ग्रेगर मेंडल साहब ने एक सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट रन कर दिया, ठीक है, इन्होंने सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट रन कर दिया, और यहां पर इन्होंने ना बहुत सारा यूज किया था मैथ्स का। मैथ्स को भी थोड़ा मैं प्रिसाइजली कह देता हूं, स्टैटिस्टिक्स का, स्टैटिस्टिक्स का, स्टैटिस्टिक्स कुछ ही लिख दिया मैंने ना, स्टैटिस्टिक्स का, राइट। अब जब इन्होंने इस चीज का गणित का उपयोग करा तो जितने भी पुराने बायोलॉजिस्ट थे उनको तो सदमा आ गया कि भैया यार ये बायो में मैथ्स कहां से आ गया, ठीक है, बायो में इसलिए तो अच्छा लगता है क्योंकि इसमें मैथ्स नहीं आता, राइट। मोस्ट ऑफ अस हु लाइक बायोलॉजी इज बिकॉज वी डोंट लाइक मैथ्स। मैथ्स नहीं करना तो कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ नहीं कर रहे तो कुछ तो करोगे ना, क्या करोगे, बायो करोगे, मैथ्स नहीं करोगे तो यार ये स्टैटिस्टिक्स उन्होंने डाल दिया, और जो बाकी लोग जो पहले बायोलॉजिस्ट थे पुराने वो कहे यार ये तो बवाल मचा रहे हो तुम। बट एनी विच वेज इनके काम को आगे जाके बहुत उपाधि मिली, एंड देयरफॉर ही इज आल्सो कॉल्ड एज फादर ऑफ जेनेटिक्स, ठीक है। ग्रेगर मेंडल साहब जो है इन्हें कहा जाता है फादर ऑफ जेनेटिक्स, ओके, फादर ऑफ जेनेटिक्स। अच्छा, अब इतनी बात में अगर आप लोग मेरे साथ में बने हुए हो तो चलो इस वीडियो को मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ाता हूं, और आई वुड वांट कि आप लोग थोड़ा सा इसको लाइक कर दो, और अगर हो सकता है समझ में आ रहा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दो, ठीक है, सब्सक्राइब कर देना यार बड़ी मेहरबानी होगी। चलो आगे मुद्दे पे बढ़ते हैं। अब ग्रेगर मेंडल साहब को हम लोग क्यों इतना 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 मान रहे हैं बायोलॉजी में, व्हाई इज ही क्रेडिटेड सो मच, बिकॉज इन्होंने जेनेटिक्स में बहुत अच्छा काम किया था। और क्या काम किया था इन्होंने, पीसम सटाइवम करके एक प्लांट होता है, ठीक है, क्या नाम है प्लांट का, पीसम सटाइवम। पीसम सटाइवम मतलब क्या हो गया, ये हमारा गार्डन पी हो गया, स्वीट पी प्लांट जो होता है ना, पी प्लांट जिसको हम लोग कहते हैं, मटर हम खाते हैं वो, उस मटर के प्लांट पर इन्होंने शोध करी थी, उन्होंने उनपे उसपे उसने इन्होंने बहुत बड़े लेवल पे जाकर के क्या करी बेटा, रिसर्च करी। अब गार्डन प्लांट जो इन्होंने जो स्वीट प्लांट लिया, पी प्लांट लिया, उस पी प्लांट को लेने से क्या कुछ फायदे थे, ठीक है, पी प्लांट को लेने से कुछ फायदे थे, इसलिए पी प्लांट की एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो पाया। इसके अलावा दूसरा कोई प्लांट लेते तो शायद मेंडल साहब को इतनी कामयाबी नहीं मिल पाती, ठीक है। तो सबसे पहला चीज क्या था कि उसकी जो लाइफ थी, ठीक है, लाइफ स्पान जो थी पी प्लांट की वो बड़ी शॉर्ट थी, थोड़े ही महीनों वो जीता था और खत्म हो जाता था। अब इसके पास क्या थे, ये जो है ये बाइसेक्सुअल फ्लावर प्रोड्यूस किया करता था। बाइसेक्सुअल फ्लावर प्रोड्यूस कर रहा है मतलब मेल और फीमेल दोनों एक ही के अंदर प्रोड्यूस है, प्रेजेंट है, एक ही फूल के अंदर मेल भी है और फीमेल भी है। दूसरा क्या था, इन्होंने जो फूल चूज किए, मतलब जो जो प्लांट चूज किया मटर का, उसकी अच्छी बात क्या थी कि आप उसको सेल्फ भी कर सकते थे पॉलिनेट, और आप उसको क्रॉस पॉलिनेट भी कर सकते थे अपनी मर्जी से, ठीक है। तो इट वाज अ वेरी 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 मींस मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस पी प्लांट वाज कि वो सेल्फ और क्रॉस पॉलिनेट दोनों तरीके से हो सकता था। चौथा जो था वो क्या था, उसके पास लार्ज नंबर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट थे, लार्ज नंबर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स थे। अब ये कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स के बारे में मैं बताता हूं आपको। लार्ज नंबर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स थे इनके पास में, और सबसे अच्छा क्या था, इट प्रोड्यूस्ड लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेन, लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेन मतलब क्या है, बहुत सारे बच्चे हो सकते। तो इन्होंने लार्ज नंबर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट में क्या किया, इन्होंने 7 अलग अलग कैरेक्टर लिए जिसको इन्होंने स्टडी किया। जैसे कि सबसे पहले इन्होंने ले लिया कलर, कलर ऑफ पॉड, कलर ऑफ पॉड। दूसरा इन्होंने लिया शेप ऑफ पॉड, शेप ऑफ पॉड। तीसरा था हाइट, हाइट ऑफ प्लांट। फिर आया कलर एंड शेप ऑफ सीड, शेप ऑफ सीड। अब ये पॉड और सीड समझो, ये मटर को जो आप छील रहे हो, ये मटर जो है आपका, ये इसका पॉड हो गया, और उसके अंदर से जो दाने निकल के आ रहे हैं वो आपके सीड हो गए,
फिर उन्होंने कंसिडर किया फ्लावर की पोजीशन को, फ्लावर पोजीशन को कंसिडर किया, जस्ट अ मिनट, फ्लावर पोजीशन को, है ना। अगला जो इन्होंने चीज को कंसिडर किया था वो क्या था, वो था इनका फ्लावर का कलर, फ्लावर का कलर, ठीक है। तो ऐसे मैं तो यहां पे कुछ ही बता पाया हूं, इन्होंने 7 अलग अलग कैरेक्टर को लिया था और उनको स्टडी करा था। उसमें से आपको क्या पढ़ना है, आपको पढ़ना है कलर एंड शेप ऑफ सीड का एग्जाम्पल और एक हाइट, ठीक है। चलिए अब हम लोग जाते हैं मेंडल साहब के सबसे पहले एक्सपेरिमेंट में, जिसका नाम था मोनोहाइब्रिड एक्सपेरिमेंट। बेटा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत काम का है, वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, तो प्लीज बेयर विथ मी। अगर अभी 15 मिनट हुए, मुझे लगता है अभी 15 से 20 मिनट और लग जाएंगे, ठीक है। तो मोनोहाइब्रिड एक्सपेरिमेंट का अपन डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फॉर जस्ट अ मिनट, ये क्या हो गया, या चलो मोनोहाइब्रिड एक्सपेरिमेंट की अपन बात कर रहे हैं। मोनोहाइब्रिड एक्सपेरिमेंट, मोनोहाइब्रिड एक्सपेरिमेंट, बोलो मेरे साथ, रिपीट करो भैया, मोनोहाइब्रिड एक्सपेरिमेंट। अब इस शब्द को जब तुम तोड़ोगे ना, मोनोहाइब्रिड, मोनो का मतलब क्या है, यहां पर इन्होंने स्टडी किया था एक सिंगल कैरेक्टर। मोनो का मतलब क्या है बेटा, इन्होंने कौन से कैरेक्टर, मतलब कितने कैरेक्टर स्टडी किए, सिंगल कैरेक्टर। और हाइब्रिड का मतलब ही क्या होता है यार, हाइब्रिड का मतलब क्या होता है, समथिंग न्यू, समथिंग न्यू, कुछ नया मिल रहा है, ठीक है। तो इन्होंने कौन से कैरेक्टर को स्टडी किया यहां पर, इन्होंने जो कैरेक्टर लिया था वो क्या थी, हाइट। इन्होंने जो कैरेक्टर लिया वो कैरेक्टर क्या थी, हाइट। ये कैरेक्टर क्या हो गया बेटा, हाइट। और इस हाइट के दो फॉर्म थे, इस हाइट के क्या थे, दो फॉर्म थे, एक था टॉल और दूसरा था ड्वार्फ, एक था टॉल और दूसरा था ड्वार्फ। तो तुम्हें सबसे पहली चीज तो ये समझ में आनी चाहिए कि ये हाइट क्या है, हाइट है कैरेक्टर, और ये जो टॉल और ड्वार्फ है ये दोनों क्या है बेटा, ये दोनों क्या है, ये है इसके ट्रेट। ये क्या है, पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर है। चलो यहां तक साथ में हो, यहां तक साथ में हो, चलो वेरी गुड। अब क्या करना है, ये लेकर के आए पेरेंट, सबसे पहले जो आता है उसको क्या बोलते हैं, पेरेंट। अब पेरेंट कैसे थे बेटा, एक पेरेंट जो था वो था टॉल, और दूसरा जो पेरेंट था बेटा वो कैसा था, वो था ड्वार्फ। मान लेते हैं कि जो टॉल पेरेंट था वो था मेल, और ड्वार्फ पेरेंट जो था वो था क्या, फीमेल। अब देखो ये टॉल और ड्वार्फ समझना है, और ये कैसे टॉल थे और कैसे ड्वार्फ थे, ये थे प्योर टॉल, क्या, प्योर टॉल, और ये कैसे थे, प्योर ड्वार्फ थे। प्योर के लिए एक दूसरा शब्द भी यूज किया जाता है जिसको कहा जाता है होमोजाइगस, क्या बोलते हैं, होमोजाइगस, ठीक है। तो हमारे पास पेरेंट आए हैं जो प्योर हैं टॉल और प्योर है ड्वार्फ। ये प्योर क्या होता है इसको मैं समझाता हूं आपको, ठीक है। फिलहाल आप ये ध्यान रखिए, प्योर टॉल और ड्वार्फ को इन्होंने क्या करवाया, क्रॉस पॉलिनेट करवाया। मतलब यहां पे जो फूल रहा होगा, राइट, यहां पर जो फूल रहा होगा यहां से पोलन लिए गए और ये उठा करके डाल दिए गए किसी दूसरे प्लांट के दूसरे फ्लावर के ऊपर। तो ये जो इवेंट था इसे कहा गया क्रॉस पोलिनेशन। क्या कहा गया, क्रॉस पोलिनेशन। क्रॉस पोलिनेशन जब किया आपने तो आपको क्या मिला, आपको मिली F1 जनरेशन। क्या मिली, F1 जनरेशन। बच्चों F1 का मतलब क्या होता है, यहां पर F1 का मतलब होता है फिलियाल। क्या होता है, फिलियाल। मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं जो इस फिलियाल को फिलहाल कहते हैं, ठीक है। फिलियाल जनरेशन, फिलियाल वन, जो पहली जनरेशन मिल रही है आपको, जो पहला वंश मिल रहा है उसे आप कहने वाले हैं F1 जनरेशन, राइट, राइट। चलो अब टॉल और ड्वार्फ को मिक्स करने पर, टॉल और ड्वार्फ को क्रॉस करवाने पर, मिक्स करने पर मिलना चाहिए था एक मीडियम साइज प्लांट, बट टू द सरप्राइज ऑफ मेंडल ही फाउंड ऑल द प्लांट्स इन द F1 जनरेशन टू बी टॉल। अच्छा क्या हुआ पता चला कुछ, ये वाले फूल को लिया गया, इससे पोलन उठाए और वो डाल दिए गए ये फीमेल के पोलन पर, स्टिग्मा पर। फूल जो था वो जर्मिनेट हुआ, के अंदर फर्टिलाइजेशन हुआ, जर्मिनेट हुआ, तो फल लगा मटर के रूप में। इस मटर में जो बीज आए थे उस बीज को उगाया गया, और उसमें से जो प्लांट आए वो प्लांट देखे गए सारे के सारे कैसे, टॉल। तो मेंडल जो थे वो थोड़ा सा टकरा गए, यार ये क्या हुआ, टॉल और ड्वार्फ दोनों थे, केवल टॉल ही क्यों मिला, ड्वार्फ क्यों नहीं मिला, या फिर दोनों का एवरेज मतलब कोई मीडियम साइज प्लांट क्यों नहीं मिला। यहां पर मेंडल साहब जो थे वो थोड़ा सा
चकरा गए। फिर उन्होंने अपना दिमाग लगाया और उन्होंने ऐसा बताया कि ये टॉल और ड्वार्फ दो में से कोई एक जो था वो थोड़ा सा ज्यादा ताकतवर था। टॉल और ड्वार्फ में से एक जना जो था वो ताकतवर था, और जो ताकतवर था वो अपना जो असर है वो F1 जनरेशन में दिखा पाया। असर मतलब अपना जो एक्सप्रेशन था, अपना जो जो फिनोटाइप था। अब ये फिनोटाइप बताता हूं, ये नया टर्म आया आपके पास, ठीक है। मतलब अगर मैं टॉल हूं तो वो मेरा फिनोटाइप है, अगर मैं ड्वार्फ हूं तो वो मेरा फिनोटाइप है। जो चीज सामने दिख रही है ना, उसे क्या कहते हैं हम लोग? उसे हम लोग कहते हैं फिनोटाइप, ठीक है। जो भी चीज सामने दिख रही है उसे क्या कहा जाएगा बच्चों? उसे कहा जाएगा फिनोटाइप, राइट। चलिए, तो ये समझ में आया कि ये जो टॉल था F1 जनरेशन वाला, वो केवल इसलिए आ पाया क्योंकि पैरेट में टॉल और ड्वार्फ में से टॉल जो था वो डोमिनेंट था, ठीक है। चलिए, अब जो डोमिनेंट होता है बच्चों, जो डोमिनेंट होता है, कौन है पेरेंट में, टॉल या डॉफ? कौन है डोमिनेंट? टॉल है। तो हम लोग ने क्या करना है? हम लोग ने टॉल वाले का कैपिटल टी ले लेना है और दो बार लिखना है। ये इंडिकेट कर रहा है कि जो टॉल वाला प्लांट है वो डोमिनेंट है। क्या है? डोमिनेंट। डोमिनेंट का मतलब क्या होता है? ताकतवर। वैसे ही ड्वार्फ वाले को जब देखेंगे तो ड्वार्फ के लिए क्या ले लेंगे? डी नहीं लेना है बेटा, अब क्या लेना है? टी। क्या लेना है? टी। टी फॉर टी, टी फॉर टी, चाय यार, चाय। टी फॉर तेलंगाना ले लो, तमिलनाडु ले लो, ठीक है। चलो, तो यहां पर स्मॉल टी लिखना है, ठीक है। रिसेसिव जो होते हैं उनको हमेशा स्मॉल लेटर से डिनोट किया जाता है, और डोमिनेंट जो होते हैं उनको हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। ये नोमेनक्लेचर है कुछ, ठीक है। आप कुछ दूसरा भी ले सकते थे, बट फॉर सिंप्लीफिकेशन हम लोग कैपिटल टी और स्मॉल टी लेकर के चल रहे हैं, राइट। चलिए, अब कैपिटल टी दोनों जीन एक ही जैसे हैं, दोनों जीन एक ही जैसे हैं। यहां पे स्मॉल टी दोनों जीन एक ही जैसे हैं। इसे क्या कहा जाएगा? प्योर या फिर होमोजाइगस। क्या कहा जाएगा? प्योर या फिर होमोजाइगस। मतलब कैपिटल टी या फिर स्मॉल टी दोनों ही किसका एग्जांपल है? होमोजाइगस का। क्यों? क्योंकि यहां पे दोनों जीन एक जैसे हैं। चलिए, अब देखो, यहां पर एक चीज आपको याद रखनी है कि पेरेंट्स हमेशा कुछ ना कुछ हमें पास ऑन करते हैं। तो क्या हुआ होगा? यहां से टॉल वाले से आ गया हमारे, ये जो टॉल था उससे हमारे F1 में आ गया कैपिटल टी, और ड्वार्फ के पास क्या है देने के लिए? ड्वार्फ के पास है स्मॉल टी, तो उधर से आ गया स्मॉल टी, ठीक है। तो एक कैपिटल टी आया और एक स्मॉल टी आया। तो अब हमारे पास बना है कैपिटल टी और स्मॉल टी। जब ये कैपिटल टी और स्मॉल टी होता है तो इसके लिए हम लोग शब्द यूज करते हैं इम्प्योर या फिर हेट्रोजाइगस, ठीक है। हेट्रोजाइगस। तो आपके पास दो चीजें आ गई हैं, एक तो हेट्रोजाइगस आया और एक आया होमोजाइगस। तो F1 जो होता है बेटा वो हमेशा 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 हेट्रोजाइगस होते हैं, और पेरेंट है वो हमेशा कैसे होते हैं? होमोजाइगस, ठीक है। अब यहां पर आपको एक चीज की मदद और ले लेनी है, ये कंफर्म करने के लिए कि जो हमने बनाया वो सही है या गलत है। तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं क्या? वी यूज पुनेट स्क्वायर। अब पुनेट स्क्वायर में क्या करना है? जैसे ये मेल और फीमेल थे आपके पास, तो मेल का आप लिख दीजिए कैपिटल टी, और फीमेल का लिख दीजिए स्मॉल टी, और बनाइए क्रॉस। क्या करना है? कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी, यहां पर कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल। तो बच्चों ये जो हमें मिला है, ये क्या मिला है हमें? ये हमें मिला है जीनोटाइप। क्या मिला है? जीनोटाइप। और जो दिख रहा था वो क्या था? वो था फिनोटाइप। ओके, तो जीनोटाइप और फिनोटाइप में क्या फर्क है बेटा? आपको जो चीज सामने दिख रही है वो आपका फिनोटाइप है, ठीक है। जो भी चीज आपको सामने दिख रही है वो क्या है? आपका फिनोटाइप है। और जो उस फिनोटाइप के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा वो कौन हो जाएगा? जीनोटाइप हो जाएगा। कौन हो जाएगा? जीनोटाइप हो जाएगा। तो अगर आप देख रहे हो कोई व्यक्ति बहुत टॉल है तो वो उसका क्या है? फिनोटाइप है। अगर आप देख रहे हो कि कोई व्यक्ति बहुत ही ज्यादा शॉर्ट है तो वो क्या है? उसका फिनोटाइप है। अगर आप देख रहे हो कि कोई व्यक्ति जो है वो बहुत ही ज्यादा गोरा है, वो क्या है? उसका फिनोटाइप है। वैसे ही कोई व्यक्ति बहुत ही ज्यादा डार्क है तो वो क्या है? उसका फिनोटाइप। अच्छा, फिर कोई तो चीज रही होगी ना जिसने उस गोरे व्यक्ति को गोरा बनाया, डार्क व्यक्ति को डार्क बनाया, टॉल को टॉल बनाया, या शॉर्ट को शॉर्ट बनाया। वो चीज जीनोटाइप। वो चीज क्या है?
जीनोटाइप। तो जीनोटाइप क्या कर रही है बेटा, हमेशा कंट्रोल करेगी किसको, फिनोटाइप को। ठीक है, चलिए इतनी कहानी समझ में आ गई है। तो आप देखिए F1 में जो हमें टॉल प्लांट मिले उसको हम लोग क्या कर देने वाले हैं, उसको हम लोग करवा देंगे सेल्फ पोलिनेट। पहले जो पेरेंट मिले थे उसको क्या करवाया बेटा, हमेशा अपन ने क्रॉस पोलिनेट करवाया था। पेरेंट में हमेशा क्या करवाया था हमने, क्रॉस पोलिनेट करवाया था। और F1 में क्या करवाने वाले हैं हम लोग, बताओ F1 में क्या करवाएंगे, F1 में करवाएंगे सेल्फ पोलिनेट। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब है इस फ्लावर से पोलन निकलेगा, इस फ्लावर से पोलन निकलेगा और वो पोलन इसी की स्टिग्मा के ऊपर लैंड करके फर्टिलाइजेशन करवा देगा। इसका मतलब क्या है, पोलन निकलेगा एक फ्लावर से और उसी की स्टिग्मा पर या फिर उसी प्लांट के किसी दूसरे फ्लावर की स्टिग्मा पर लैंड करके उसको पोलिनेट करवा देगा। इसे कहा जाता है सेल्फ पोलिनेशन, राइट। अब सेल्फ पोलिनेशन करवाना है F1 वाले प्लांट को, तो फिर पुनेट स्क्वायर की मदद लेंगे। क्या करेंगे, एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी, फिर कैपिटल टी स्मॉल टी, जस्ट अ मिनट, या क्या आएगा बेटा, देखो कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर कैपिटल टी स्मॉल टी एंड स्मॉल टी स्मॉल टी। देखो हमने क्या किया, पहले इसको क्रॉस किया, फिर इसको क्रॉस किया, પછી हमने क्या किया, हमने इसको यहां पे क्रॉस किया और इसको ऐसे क्रॉस किया, बराबर है। तो अपने को ये चार अलग अलग जो जीनोटाइप है वो मिले। अब ये जीनोटाइप किसके है, ये जीनोटाइप है बेटा हमारे F2 के। किसके जीनोटाइप है बेटा, F2 का, मतलब फिलियाल जनरेशन, फिलियाल 2 का जनरेशन है, ठीक है, F2 जनरेशन का है। तो क्या लिखेंगे बेटा, अपन लिखेंगे ये जीनोटाइप कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी एंड स्मॉल टी स्मॉल टी, राइट। अब आप क्या करिए, क्या करेंगे आप, अब है ना देखो ऊपर जाएंगे और इसको कंपेयर करेंगे हम लोग, ठीक है, इसको हम लोग कंपेयर करेंगे, क्या पेरेंट के साथ कंपेयर करेंगे और ऑब्जर्व करेंगे क्या जो हमें मिला वो कुछ नया है या पहले जैसा ही है। देखो ये कैपिटल टी आपको स्क्रीन पे कहीं पे दिख रहा है, दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, ये टॉल, मतलब इसका फिनोटाइप क्या हो गया, टॉल। यहां पर देखो कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी है, कैसे आ रहे हैं, टॉल है, चलिए टॉल जाने दीजिए, राइट। अब देखिए स्मॉल टी कहीं पे दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, ड्वार्फ में दिख रहा है, मतलब वो क्या बन रहा है, उसका अपीयरेंस कैसा है, ड्वार्फ है या फिर शॉर्ट है। तो बच्चों देखो टोटल प्लांट कितने मिले अपने को F2 में, टोटल प्लांट कितने मिल रहे हैं अपन को, चार प्लांट मिल रहे हैं ना, चार प्लांट मिल रहे हैं टोटल। उस चार में से तीन प्लांट जो है बेटा वो टॉल है और एक प्लांट जो है वो कैसा है, ड्वार्फ है। तो बेटा यहां पर जो दिखने वाला जीनोटाइप है, मतलब फिनोटिपिक रेशियो जो निकल करके आता है वो होता है 3:1 का। जो भी डोमिनेंट होगा वो ज्यादा होगा और जो रिसेसिव होगा वो कम होगा। अब ये डोमिनेंट और रिसेसिव का मतलब क्या है, जो F1 में अपने आप को शो कर पाता है, F1 में जो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाया वो डोमिनेंट है और जो F1 में एक्सप्रेस नहीं कर पाया वो कौन हो गया, रिसेसिव हो गया। जो F1 में एक्सप्रेस कर पाया वो डोमिनेंट और जो नहीं कर पाया वो रिसेसिव, राइट। तो यहां पर टॉल डोमिनेंट है और ड्वार्फ क्या है, रिसेसिव है। वैसे जीनोटाइप रेशियो देखोगे तो क्या आ जाएगा, यहां पर आपके पास 1, देखो कैपिटल टी एक ही है, फिर कैपिटल टी स्मॉल टी कितना है, एक और दो, और आपके पास में ड्वार्फ कितना है, स्मॉल टी कितना है, एक। तो ये आपका जीनोटिपिक रेशियो हो गया, राइट। चलिए इतनी कहानी अगर समझ में आ गई है तो आपका मोनोहाइब्रिड वाला एक्सपेरिमेंट जो था वो पूरी तरीके से क्या हो चुका होगा, सॉर्ट हो चुका होगा। आगे बढ़ते हैं और इसी के जैसा एक दूसरा एक्सपेरिमेंट है जिसको कहते हैं क्या, डाइहाइब्रिड एक्सपेरिमेंट। चलिए डाइहाइब्रिड एक्सपेरिमेंट की ओर बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि व्हाट इज डाइहाइब्रिड एक्सपेरिमेंट, डाइहाइब्रिड एक्सपेरिमेंट। नाउ एज द नेम सजेस्ट, डाइहाइब्रिड एक्सपेरिमेंट में बेटा क्या है, नाम क्या सजेस्ट कर रहा है, कितने कैरेक्टर होंगे, दो कैरेक्टर आ रहे हैं, कितने कैरेक्टर आ रहे हैं, दो। तो पहला कलर जो है, पहला जो कैरेक्टर है बेटा वो है कलर और दूसरा जो है वो क्या है, शेप। तो दो कैरेक्टर हमने लेने हैं, मेंडल साहब ने लिए थे, एक तो था कलर और दूसरा था शेप। कलर जो है बेटा उसके दो फॉर्म थे, एक था येलो और दूसरा था ग्रीन। तो दो कलर आ गए, एक तो ग्रीन आ गया और एक येलो आ गया। शेप भी बेटा दो था,
किसका था शेप? हम लोग बात कर रहे हैं कलर और शेप किसका? सीड का, ठीक है ना, जो सीड है उसके कैरेक्टर की बात हो रही है। तो शेप यहां पर आपके पास था राउंड और दूसरा था रिंकल्ड। अब ये कैसा था समझ पा रहे हो आप? एक मीटर का दाना जो था वो पूरा गोल था और पीले कलर का था। जस्ट अ मिनट, एक मटर का दाना जो था वो गोल था और पूरा पीले कलर का था, और दूसरे मटर का दाना जो था वो हरे कलर का था और उसमें हल्की हल्की सी झुर्रियां थी। तो दो तरह के तुम्हारे पास में पेरेंट आ रहे थे। एक ऐसा पेरेंट, एक ऐसा पौधा मटर का जिसमें पीले दाने थे और उनका शेप राउंड था, और दूसरा ऐसा जिसमें हरे दाने थे और कैसा था? रिंकल्ड था, झुर्रीदार था। तो हमने क्या करा? हमने पेरेंट को चूज कर लिया, दो पेरेंट चूज करे हमने। एक ऐसा पेरेंट था जो कैसा था बेटा? जो था येलो और राउंड, और जो दूसरा पेरेंट था वो कैसा था? ग्रीन और रिंकल्ड। ठीक है, तो आपने क्या करना था? आपने लेना था इस येलो और राउंड वाले प्लांट को और उसके साथ में क्या करवाना था? क्रॉस करवाना था। किससे? ग्रीन और रिंकल्ड प्लांट के साथ में। अब ये हमको पता है पास्ट के एक्सपेरिमेंट से, मोनोहाइब्रिड के एक्सपेरिमेंट से, कि पेरेंट को हमेशा क्रॉस पोलिनेट करवाया जाता है, जिसका मतलब है एक फूल से, एक प्लांट के एक फूल से पोलन लेना है और वो किसी दूसरे प्लांट के ऊपर जाकर के फ्लावर पे लैंड करवा करके उसे फर्टिलाइज करवाना था, पोलिनेट करवाना। ऐसा करने पर जो आपको मिलता है वो होता है F1 जनरेशन। F1 जनरेशन में हमें सारे के सारे प्लांट जो मिले वो कैसे थे? वो थे येलो राउंड। सारे के सारे प्लांट जो थे वो कैसे थे? येलो और राउंड। इसका मतलब क्या होगा बताओ? अगर आपको डाइहाइब्रिड एक्सपेरिमेंट में येलो राउंड प्लांट को क्रॉस करवाने पर ग्रीन रिंकल के साथ में अगर सारे प्लांट येलो राउंड मिलते हैं, उसका मतलब क्या होगा? अरे जल्दी से बताओ ना यार, बताओ कौन होगा दोनों में से? येलो राउंड और ग्रीन रिंकल में से डोमिनेंट कौन रहा होगा और कौन रिसेसिव रहा होगा? यस, तो आंसर इज राइट। येलो राउंड जो है वो डोमिनेंट रहा होगा, ग्रीन रिंकल जो है वो कैसा रहा होगा बेटा? रिसेसिव रहा होगा। अब क्योंकि येलो डोमिनेंट है तो इसको हम लोग लिख देंगे कैपिटल वाई, और राउंड भी डोमिनेंट था तो कैपिटल आर, कैपिटल आर। वहीं पर ग्रीन रिंकल में क्या किया जाएगा? ग्रीन रिंकल में लिखेंगे हम लोग स्मॉल वाई एंड स्मॉल आर, स्मॉल आर। राइट, राइट। अब ये पता होना चाहिए कि यहां पर गैमेट बनेंगे तो गैमेट क्या होगा? कैपिटल वाई, कैपिटल आर। इधर गैमेट क्या होगा? स्मॉल वाई, स्मॉल आर। अब ये दोनों गैमेट जो हैं वो क्या करने वाले हैं? वो यहां पर आपस में जुड़ेंगे और क्या बना देंगे? बनाएंगे कैपिटल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर। नहीं समझ में आए तो क्या करो, देखो इसका जीनोटाइप ले लो। कैपिटल वाई, कैपिटल आर, फिर कैपिटल वाई, कैपिटल आर, यहाँ पे स्मॉल वाई, स्मॉल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल आर। अब तुम ऐसा भी पूछ सकते हो कि सर आपने दो दो कैपिटल वाई और दो दो कैपिटल आर होने के बावजूद सिंगल कैपिटल वाई और सिंगल कैपिटल आर क्यों लिया? दो दो डबल वाई डबल आर क्यों नहीं ले लिया? इट इज बिकॉज बेटा जब गैमेट बनते हैं, ठीक है, यहां पर एक नोट लिखना, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट जब होता है, मतलब स्पर्म और ओवा या फिर पोलन या फिर एग जब बनता है, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स reduces to half, reduces to half। इसलिए क्योंकि मेरे पास दो वाई थे तो अब सिंगल वाई रह गया, अगर दो आर थे तो वो सिंगल आर रह गए। नंबर ऑफ क्रोमोसोम बच्चों हमेशा क्या हो जाने वाले होते हैं? जब गैमेट बनता है तो आधे हो जाते हैं। वो समझ के रखो, याद करके रखो, आगे भी आएगा तुम्हारे काम में। इसको क्रॉस करवाने पर कैपिटल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर। अब मैं इतने सालों से पढ़ा रहा हूं इसलिए मैं बड़ा फटाफट फटाफट कर पा रहा हूं। आप इस चीज को प्रैक्टिस करेंगे तो आप थोड़ा आसानी से कर पाएंगे। राइट, थोड़ा सा प्रैक्टिस करते रहना बेटा, ये चैप्टर बड़े काम का है। 11 12 में, 11th में तो खैर क्या ही आएगा, 12th में तुम्हारे बहुत काम का है ये चैप्टर। अगर आप 10th वाले हो तो 12th में आएगा ही आएगा, और 12th में ऑलरेडी पढ़ रहे हो और वीडियो देख रहे हो, तुम्हें पता ही होगा ये कितना इंपॉर्टेंट है। चलिए, अब F1 का तो किस्सा समझ में आ गया। इस F1 को क्या करते हैं हमेशा? बताओ, F1 को कैसे पोलिनेट करवाया जाता है? हमेशा सेल्फ पोलिनेट करवाते हैं। तो बेटा अब देखो जो करूंगा वो बहुत काम की चीज है, उसको अच्छे से समझना। गैमेट बनाना है हमको।
कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। गैमेट कैसे बनाएंगे, इस गैमेट को बनाना अच्छे से सीख लीजिएगा बेटा, ये गैमेट को बनाना अच्छे से सीख लीजिएगा, वरना फिर एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चन अगर बन गए तो परेशान हो जाओगे। एक्सक्यूज मी, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, पिछले साल का बोर्ड का पेपर उठा के देख लो, टर्म 2 का, 10th स्टैंडर्ड वाले, पिछले साल का आपके बोर्ड का जो है टर्म 2 का पेपर उठा करके देखो और आपको समझ में आएगा कि सर आप जो बोल रहे हो बात एकदम सही बोल रहे हो। राइट, क्या बोल रहा हूं मैं तुमको, मैं बोल रहा हूं ये गैमेट बनाना सीखो। चलो तो सबसे पहले क्या करोगे, देखो एक तो ये कलर वाला कैरेक्टर और एक ये शेप वाले कैरेक्टर को ले लो और आपस में क्रॉस करवाओ। तो कैपिटल वाई और कैपिटल आर पहले बन गया, कैपिटल वाई कैपिटल आर, फिर कैपिटल वाई और स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर। दूसरा देखो, कैपिटल वाई का खेल खत्म हो चुका है, ठीक है ना, तो अब स्मॉल वाई को पकड़ो, क्या करोगे स्मॉल, अरे धोखा दे दिया, या स्मॉल वाई कैपिटल आर एंड देन स्मॉल वाई स्मॉल आर। देखिए ये चार गैमेट तुम्हें मिले, इन्हीं चार गैमेट को जैसे इस ऑर्डर में मैंने लिखा है सेम का सेम मैं इसको वर्टिकली प्लॉट कर देता हूं, ठीक है। वाई आर कैपिटल में कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर एंड स्मॉल वाई स्मॉल आर। राइट, आप क्या करेंगे, अब एक पुनेट स्क्वायर की सहायता से, पुनेट स्क्वायर की मदद से आप क्या करेंगे, डिफरेंट जीनोटाइप्स प्लॉट करने का कोशिश करेंगे, डिफरेंट जीनोटाइप्स प्लॉट करने का कोशिश करेंगे। राइट, अगर आप 10th वाले हो तो यहां से आप वीडियो को स्किप करके आगे बढ़ सकते हो, और अगर आप 12th वाले हो तो आप मेरे साथ बने रहो, मैं आपको एक बहुत मजेदार चीज बताने वाला हूं जो शायद आपको पता होगी बट मोस्ट ऑफ यू वुड नॉट नो इट। राइट, क्या करना है, वापस क्रॉस करेंगे, क्या करिए देखिए, कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल आर। राइट, यहां पर क्या करिएगा, कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। उसी तरीके से दूसरे पे आइए आप, कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई स्मॉल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई स्मॉल आर स्मॉल आर, स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, स्मॉल वाई स्मॉल आर स्मॉल आर। ऐसा कुछ आपको मिलेगा। अब देखो, अब एक बात समझिए, जो डोमिनेंट है और जो रिसेसिव है, रिसेसिव को अपने आप को एक्सप्रेस करना है तो केवल पेयर में कर पाएगा, और डोमिनेंट जो है वो पेयर में भी कर सकता है और सिंगल रहेगा तब भी कर सकता है। ठीक है, तो आप देखो क्या क्या होना है आपको, कैपिटल वाई और कैपिटल आर ये पेयर में मिल रहा है, मतलब येलो राउंड हो गया, तो ये हेटेरोजाइगस कंडीशन था, ये कैपिटल आर है मतलब डोमिनेंट है तो ये राउंड ही मिलने वाला है, पेयर में था। यहां पर देखो हेटेरोजाइगस कंडीशन है, कैपिटल आर और स्मॉल आर, तो कौन सा मिलेगा, डोमिनेंट कौन था, राउंड था, तो राउंड मिल रहा है। ठीक है, राउंड मिल रहा है। चलो इधर आओ, ये भी वाई की जो है, ये देखो वाई की, अरे यार वाई की हेटेरोजाइगस कंडीशन है, येलो की हेटेरोजाइगस कंडीशन है, कैपिटल वाई भी है स्मॉल वाई भी है, डोमिनेंट कौन था, कैपिटल वाई मतलब येलो, तो आपको येलो प्लांट मिलेगा। यहां पर देखो वाई और आर दोनों हेटेरोजाइगस कंडीशन में है, बट कैपिटल भी है मतलब आपको डोमिनेंट मिल रहा है। यहां पर देखो ये आर आर स्मॉल आर जो है वो रिसेसिव है, रिसेसिव हो गया मतलब राउंड मिलेगा। ठीक है ना, तो आप क्या करिए, आप देखिए, आप ऑब्जर्व करिए, आपको यहां पर अलग अलग जो कॉम्बिनेशन मिल रहे हैं F2 जनरेशन में वो कौन कौन से हैं। सबसे पहला तो आपको मिल जाएगा येलो राउंड, ये तो अपना पेरेंटल कॉम्बिनेशन था। दूसरा मिला येलो रिंकल्ड, ये येलो रिंकल्ड नया है। फिर आपके पास में आया ग्रीन राउंड, और लास्ट में आपके पास आ गया ग्रीन रिंकल्ड। ठीक है, ग्रीन रिंकल्ड। अब आपको कितने मिले थे, आपको 9 प्लांट मिले थे येलो राउंड, 3 मिले थे ग्रीन रिंकल्ड, 3 मिले थे ग्रीन राउंड और 1 मिला था ग्रीन रिंकल्ड। कैसे पता चलेगा, ये देखो, ये है ना, अपन इसमें एक ट्रायंगल बना देते हैं, इस ट्रायंगल के अंदर ये जितने भी है, एक दो, ये जो इसका एंड दो पकड़ो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9,
ये सब येलो राउंड है। फिर आओ येलो रिंकल पर। येलो रिंकल के लिए ब्लू कलर चूज कर रहा हूं मैं। ये ब्लू कलर के एंड पर 1 2 और ये 3 एंड पर ये सारे येलो रिंकल्ड है। फिर आओ व्हाइट पर, देखो ये वाले, ये तीनों एंड पर ये सारे क्या है, ग्रीन राउंड है। और ये लास्ट वाला जो रहेगा ये क्या है, ग्रीन रिंकल। तो बच्चों यहां पर जो फिनोटिपिक रेशियो आता है, कौन सा रेशियो आता है, फिनोटिपिक रेशियो जो आएगा वो फिनोटिपिक रेशियो होगा यहां पर 9:3:3:1 का। क्या आएगा, 9:3:3:1 का। तो आपने दो एक्सपेरिमेंट अभी समझे हैं मेंडल के, एक तो मोनोहाइब्रिड वाला और एक डाइहाइब्रिड वाला। मोनोहाइब्रिड का फिनोटिपिक रेशियो है 3:1 का, और डाइहाइब्रिड का फिनोटिपिक रेशियो है 9:3:3:1 का। जीनोटिपिक रेशियो में नहीं लिखा रहा हूं तो प्लीज लेट इट गो। अच्छा, एक और टॉपिक यहां पर बच रहा है, वो है सेक्स डिटर्मिनेशन का, वो भी करवा देता हूं। और साथ में कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं मोनोहाइब्रिड और डाइहाइब्रिड के बेसिस पर, वो जो है वो अगले वीडियो में बताऊंगा। तो प्लीज उसके लिए मुझे थोड़ा सा क्षमा कर दीजिए आप। मैं आपको बताता हूं सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन के बारे में, ठीक है। सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन। देखो आप ह्यूमन के बारे में बात कर रहे हो, ठीक है। आपके पास कुछ एनिमल्स होते हैं, पहले थोड़ा सा एनिमल का जनरल डिस्कशन कर लो। आपके पास में कुछ एनिमल होते हैं, जैसे कि आपके पास में मान लीजिए स्नेल है। स्नेल जो होता है इट कैन चेंज द सेक्स, इट कैन चेंज द, वो मेल और फीमेल में अपने आप को ढाल सकता है, कभी मेल बन जाएगा कभी फीमेल बन जाएगा। वैसे ही आप टर्टल वगैरह को देखते हो, टर्टल या टॉर्टोइस को देखते हो, और जब ये लोग अंडे देते हैं, ठीक है, इनका जब एग हैच करता है, एग हैचिंग और इंक्यूबेशन के टाइम पर अगर टेम्परेचर ज्यादा होता है, टेम्परेचर ज्यादा होगा तो ये किसमें डेवलप होंगी, ये डेवलप हो जाएंगी फीमेल में। बट अगर टेम्परेचर कम होता है हैचिंग के टाइम पर, तो ये किसमें तब्दील होते हैं, ये तब्दील हो जाते हैं मेल में। इसका उल्टा होता है क्रोकोडाइल के अंदर, इसका उल्टा होता है क्रोकोडाइल के अंदर। मतलब अगर टेम्परेचर कम होगा तो वो फीमेल बनेगी, और टेम्परेचर ज्यादा होगा तो वो मेल बनेगी। टर्टल और क्रोकोडाइल में उल्टा चल रहा है, टेम्परेचर अगर ज्यादा है तो अंडे हैच होने पर फीमेल बनती है कछुए में, वहीं पर टेम्परेचर ज्यादा रहा तो क्रोकोडाइल में वो मेल बन जाएगा। ऐसा कुछ हमारे अंदर नहीं होता है। हमारे अंदर क्या होता है, हमारे अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं। हमारे अंदर क्या होते हैं, हमारे अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं जो हमारा सेक्स डिटरमाइन करते हैं, ठीक है। हमारा क्रोमोसोम जो होगा वो डिटरमाइन करेगा कि हमारा सेक्स क्या होता है। चलिए, अब आपके पास शरीर में दो तरह के क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है। आपके पास में शरीर में दो तरह के क्रोमोसोम होते हैं। एक होता है आपके बॉडी में जिसको कहा जाता है ऑटोसोम, या फिर आप इसको कहते हो सोमैटिक क्रोमोसोम। क्या कहते हो, सोमैटिक क्रोमोसोम। ये सोमैटिक क्रोमोसोम है। इसी की तरह एक दूसरा होता है, उसको अपन कहते हैं एलोसोम। क्या बोलते हैं, एलोसोम, या फिर इसे अपन कहेंगे सेक्स क्रोमोसोम। क्या बोलने वाले बेटा, सेक्स क्रोमोसोम। देखो ऑटोसोम क्या करता है, ये आपकी बॉडी को कंट्रोल करता है। क्या करता है, कंट्रोल्स बॉडी फंक्शंस। बॉडी फंक्शंस, आपकी बॉडी के अंदर क्या होना है, किसको कैसे रेगुलेट करना है, कौन सा एंजाइम कब बनाना है, कब कौन सा हार्मोन को बनने से रोकना है, आपका अपीयरेंस जो कुछ है, वो सब आपके ऑटोसोम कंट्रोल करते हैं, ठीक है। फिर एलोसोम या सेक्स क्रोमोसोम आता है, वो कंट्रोल करता है आपका सेक्स। कंट्रोल्स, इनफैक्ट जेंडर लिख देता हूं, वो ज्यादा स्पेसिफिक रहेगा। जेंडर मतलब ये आपको बनाएगा या तो मेल या तो ये बना देगा आपको फीमेल। अच्छा, कुछ ना तो मेल की कैटेगरी में आते हैं ना फीमेल की कैटेगरी में आते हैं, मतलब वो जो ट्रांसजेंडर्स होते हैं उनके बारे में हम लोग अभी बात नहीं कर रहे, ठीक है। उनके लिए कभी एक एक्सक्यूज मी, उनके लिए कभी एक डिटेल वीडियो बना देंगे। फिलहाल उनके बारे में बात नहीं करते, बस मेल और फीमेल तक रिस्ट्रिक्ट करते हैं अपने आप को। अच्छा, ये समझ में आया। अब आपको ये समझना चाहिए कि क्रोमोसोम होते हैं वो हमेशा पेयर में होते हैं। क्रोमोसोम हमेशा कैसे होते हैं, हमेशा क्रोमोसोम्स आर ऑलवेज पेयर्ड, जोड़े में होते हैं। तो जहां पर एक ये जो क्रोमोसोम है और ये दूसरा क्रोमोसोम है, ये कहां से आ रहा है, एक क्रोमोसोम आता है हमारे फादर में से और दूसरा क्रोमोसोम आता है हमारी मदर में से। तो क्रोमोसोम बेटा हमेशा कैसे होते हैं, जोड़े में होते हैं।
क्रोमोसोम कैसे देखने मिलेगा हमें आशा आपने को? हाउ आर वी गोइंग टू फाइंड द क्रोमोसोम्स? वी विल बी ऑलवेज फाइंडिंग द क्रोमोसोम्स ऑन द लाइक इन द पेयर। चलो, तो ऐसे क्रोमोसोम जो आपको फादर और मदर से मिलते हैं वो क्रोमोसोम्स कहलाए जाते। देखो ये दोनों जो सेम है ना, केवल यही अलाइन हो पाए, दूसरे क्रोमोसोम अलाइन नहीं हुए, यही साथ में आए, तो ऐसे क्रोमोसोम को हम लोग क्या बोलते हैं? होमोलोगस क्रोमोसोम। क्या बोल रहे हैं? होमोलोगस क्रोमोसोम। तो आपकी बॉडी में एज सच कितने पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं? वी हैव 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम, राइट? वी हैव 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम, आउट ऑफ विच 22 पेयर आर ऑटोसोम। मतलब ये हमारा शरीर को कंट्रोल करेंगे, और एक पेयर जो है वो क्या है? हमारे सेक्स क्रोमोसोम है, मतलब वो हमारे जेंडर को कंट्रोल करेंगे। तो अगर आप मेल हो तो आपके पास XY होता है, और अगर आप फीमेल हो तो आपके पास XX होता है। ठीक है? तो जनरली क्यों क्या रहता है? जैसे कोई मेल है, जनरली क्या होता है, कोई मेल है तो उसके पास क्या होगा? 22 पेयर ऑटोसोम तो रहेंगे, 22 पेयर ऑटोसोम के हो गए, प्लस एक पेयर जो होगा वो किसका होगा? वो होगा सेक्स क्रोमोसोम का। वैसे ही मान लो आपके पास कोई फीमेल है, आपके पास कोई फीमेल है, तो उस फीमेल के अंदर क्या होगा? 22 पेयर किसके रहेंगे? ऑटोसोम के होंगे, प्लस एक पेयर किस चीज का होगा? सेक्स क्रोमोसोम का होगा। यस और नो? यस और नो? राइट? इतनी बात समझ में आई? अब देखो एक बात समझो, जब भी आप गैमेट्स फॉर्म करते हो, गैमेट्स फॉर्म करते हो मतलब क्या? आप मेल हो तो आप बनाओगे स्पर्म जिस तरीके का, और आप फीमेल हो तो आप बनाओगी ओवा या एग कुछ इस तरीके का, बराबर? हमने आपको बताया कि 22 प्लस 1 मतलब 23 पेयर था, 22 प्लस 1 23 पेयर था, मतलब मेल के अंदर कितने क्रोमोसोम है? 46। फीमेल के अंदर कितने क्रोमोसोम है? 46। अच्छा, यही क्रोमोसोम जब गैमेट बन गए, मतलब स्पर्म और ओवा बन गया, तो घट करके हो गए 23 और 23, क्रोमोसोम आधे हो गए यार। कैसे? तो आपके जो गोनड्स होते हैं, गोनड्स का मतलब क्या हो गया? मेल के केस में टेस्टिस और फीमेल के केस में ओवरी। ठीक है? इन दोनों ही के अंदर कुछ स्पेशल सेल्स होती है जिनका नाम है जर्म लाइन सेल। क्या है? जर्म लाइन सेल। किसके अंदर देखने मिलती है? ये आपको गोनड्स में आपके देखने मिलेगी, टेस्टिस और ओवा के अंदर। ये जर्म लाइन सेल क्या कर सकती है? डिवाइड कर सकती है। डिवाइड करने का मतलब एक सेल अपने आप को डिवाइड करेगी, मतलब वो अपने आप के दो टुकड़े कर देगी, दो हिस्से बना देगी। एक सेल में से दो सेल बनने की जो प्रक्रिया होती है उसे कहा जाता है सेल डिवीजन। अब ऐसी सेल्स जिसकी मैं बात कर रहा हूं, जर्म लाइन सेल, इनकी विशेषता क्या होती है? व्हाट इज द पेक्युलरिटी ऑफ दिस सेल इज दैट दे कैन डिवाइड इन सच अ मैनर बाय अ प्रोसेस कॉल्ड एज मियोसिस, by a process called as meiosis, that the newly formed cells will have half the number of chromosomes. That means if the germline cell had 46 chromosomes, the newly formed cells will have 23 chromosomes each. इसका मतलब है जर्मलाइन सेल्स कुछ ऐसे खास सेल्स होते हैं जिनके पास ऐसी क्षमता होती है, ऐसी एबिलिटी होती है कि डिवाइड करने पर वो अपने क्रोमोसोम्स को आधा कर देवे। मतलब अगर मेरे पास 46 क्रोमोसोम्स थे तो जो दो सेल्स में बनाऊंगा नए, उसके अंदर 23 और 23 क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है? ऐसा जो डिवीजन होता है उसको कहा जाता है मियोसिस, राइट? तो ये चीज समझ के रखना तुम। अब मैं आता हूं सीधा सीधा मेल के ऊपर। ठीक है? मान लीजिए अपना मेल है और ये अपनी फीमेल है। अच्छा, मेल से एक एग्जांपल याद आया मेरे को, मैं उन्हीं का नाम ले लेता हूँ, थोड़ा अच्छा रहेगा, तुम्हें याद भी रह पाएगा। एक है अपना ये रणवीर कपूर, रणवीर कपूर, और ये अपनी है आलिया। ठीक है? अब रणवीर कपूर और आलिया की बात कर रहे हैं। रणवीर कपूर और आलिया की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि भैया आलिया बहन जो है वो खुशखबरी देने वाली है, पता नहीं पेड़ा खिलाएगी या जलेबी, ना तो हमको मिलने वाला है ना तुमको मिलने वाला है। पर वो अगर सवाल हमारे एग्जाम में आएगा तो पक्का गारंटी बोलता हूँ कि तुम एकदम अच्छे से लिख पाओगे। हाँ, पेपर में रणवीर और आलिया मत लिखते आना तुम लोग, ठीक है? चलो, अब इसकी जरा सी बात करो तो क्या समझ में आना चाहिए तुम्हें। देखो, रणवीर इज अ मेल, तो उसके अंदर कितने क्रोमोसोम्स होंगे? 22 पेयर होगा ऑटोसोम का। उसको सिंप्लीफाई करके क्या लिख देते हैं अपन?
44 क्रोमोसोम लिख दे, 22 पेयर या 44 क्रोमोसोम एक ही बात हो गई, प्लस एक्स और वाई। आलिया पर आ जाइए, 22 क्रोमोसोम सॉरी 22 पेयर को 44 क्रोमोसोम लिख दो, प्लस एक्स और एक्स कर दो। अब ये इनकी गॉनेट्स की बात हो रही थी, राइट। अब इन्होंने क्या करना था, इन्होंने बनाए थे दो तरह के गैमेट्स, गैमेट्स बन रहे हैं। गैमेट्स बनेंगे तो देखो ऊपर क्या बताया मैंने तुम्हें बताया कि जर्म लाइन सेल इस तरह से डिवाइड कर सकती है कि अपने क्रोमोसोम के नंबर को आधा कर देगी। तो रणवीर और आलिया के अंदर भी वही किस्सा होगा, 44 जो थे वो किसमें स्प्लिट हो गए, 22 प्लस एक्स यहां वाला, उसी तरीके से 22 प्लस वाई, राइट राइट। क्या कर दिया, 44 क्रोमोसोम को आधा कर दिया, 22 और 22, एक्स वाई को आधा कर दिया, एक्स और वाई। ठीक है, वैसे यहां पर कर दीजिए 22 प्लस एक्स और 22 प्लस वाई, सॉरी शीज अ फीमेल, एक्सक्यूज मी। अब क्या करते हैं, मान लीजिए ये वाले स्पर्म ने इस ओवा को फर्टिलाइज करा होता, तो क्या बनता, 22 प्लस एक्स एंड 22 प्लस एक्स। क्या हो रहा है ये, 44 प्लस एक्स 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 एक्स। अभी जेंडर की बात नहीं करते, अभी आगे बढ़ते हैं। अगर मान लीजिए 22 प्लस एक्स ने यदि फर्टिलाइज करा होता इस वाले ओवा को, तब क्या बनता, सेम थिंग, 22 प्लस एक्स 22 प्लस एक्स, व्हाट विल बी द प्रोडक्ट, 44 प्लस एक्स एक्स, राइट। अब मान लेते हैं ये वाले स्पर्म ने 22 प्लस वाई वाले स्पर्म ने, जस्ट अ मिनट, इस ओवा को फर्टिलाइज करा होता तो क्या बनता, 22 प्लस वाई and 22 plus x, the product would have been 44 plus xy. Similarly, if I go here, what will I get, 22 plus x and 22 plus y. बेटा क्या बन रहा है, 44 plus xy। तुम देखो ये आलिया भट्ट जो है, ये जो आलिया है मैडम, इसके पास दोनों ओवा एक ही तरह के हैं, एक्स एक्स वाले ही हैं। ठीक है, डिफाइनिंग फैक्टर कौन है यहाँ पर, मेन चीज कौन है, मेन जो पार्ट है, मेन जो हथियार है, ठीक है। इनफैक्ट या फिर मेन जो क्रोमोसोम जो डिटरमाइन कर रहा है कि लड़का होगा या लड़की, वो किसके पास है, वो ये वाई है, और वो किसके पास है, वो है रणबीर कपूर के पास में। तो देखो तुम, ये दोनों जो थी ये फीमेल बन रही थी, ये दोनों जो थे वो क्या बन रहे हैं, मेल बन रहे हैं। तो 50%, 4 बच्चे हो रहे हैं, उसमें से 50% लड़कियां हैं और 50% लड़के हैं। और ये कौन डिटरमाइन कर रहा है बेटा, ये डिटरमाइन कर रहा है रणबीर कपूर, मतलब मेल। अब आई कम फ्रॉम अ पार्ट ऑफ इंडिया दैट इज राजस्थान, जहां पर आज भी ना यूं होता है कि अगर किसी लड़की ने, किसी औरत ने बच्चा पैदा कर दिया और वो बच्चा जो है अगर लड़की है, तो जो सास है ना ताने मारने लग जाती है कि तेरी मेहरबानी है, तेरी मेहरबानी है, तू आई मीन शी गेट्स टू हियर अ लॉट ऑफ स्टफ। बट वास्तविकता में प्रॉब्लम कहां पर है, इनफैक्ट प्रॉब्लम नहीं, वास्तविकता में कौन जिम्मेदार है उस लड़की या लड़के के पैदा होने के लिए, इट इज द मेल हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द बर्थ ऑफ द चाइल्ड, आई मीन द बर्थ ऑफ द चाइल्ड, तो ठीक है, सेक्स ऑफ द चाइल्ड यार, ठीक है। तो बेटा इस चैप्टर में यही 3 मेन टॉपिक थे, जिसमें एक था मोनोहाइब्रिड एक्सपेरिमेंट, एक था डायहाइब्रिड और तीसरा था सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन। ये तीनों अपन ने इस वीडियो में वन शॉट में किए हैं। मैं उम्मीद करता हूं तुमने अगर आखिर तक देखा तो तुम्हें ये वीडियो अच्छा भी लगा होगा, और यू अगर है तो यू कैन लाइक द वीडियो, यू कैन शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत 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 ख्याल रखें। टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।